हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के 5 हेड में से एक इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सैलरी होती क्या है? सैलरी क्या होती है? इट इज एन रिमनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू हिम। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से पैसा देता है, रिमनरेशन देता है उसके द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज के बदले, तो उसको सैलरी कहा जाता है। सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में वेजेस आते हैं, कमीशन, बोनस, ग्रेचुटी, एन्युटी सब आता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बेसिक कैलकुलेशन का समरी ले लेते हैं। तो देखो, सैलरी में क्या होता है? सैलरी में बेसिक सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, इन सबको जोड़ करके हमारी ग्रोस सैलरी आती है, जिसके ऊपर हम डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर हमें टैक्सेबल सैलरी मिल जाती है। उसके ऊपर टैक्स लगता है जिसे हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहते हैं, और फिर हमें उसे डिडक्ट करने के बाद मिलती है नेट सैलरी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अंडर सेक्शन 15 टैक्सेबल सैलरी कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर टू द एसएससी। एसएससी को एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिलती है उस पर टैक्स देना होता है। सैलरी पेड और अलाउड टू एम्प्लॉय बिफोर इट एक्चुअली ड्यू। सैलरी ड्यू होने से पहले ही अगर एम्प्लॉय को मिल जाती है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इट्स लाइक एडवांस सैलरी। या फिर एनी अरियर ऑफ सैलरी पेड टू एम्प्लॉय विच वाज नॉट चार्जेबल टू इनकम बिफोर। एम्प्लॉय को अपना कोई बकाया, कोई अरियर, आउटस्टैंडिंग इनकम थी, सैलरी थी, वो मिली है जिसपे पहले कभी टैक्स नहीं लगा था, तो उस पे उसे अब टैक्स देना होगा। तो ये 3 टाइप्स थे जो कि टैक्सेबल सैलरी के अंदर आते हैं सेक्शन 15 के अंदर। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी, कौन कौन से तरह की सैलरी पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड है, तो हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट पॉइंट, लीव सैलरी। देखो, हर एक एम्प्लॉय को छुट्टियां मिलती है, अगर वो छुट्टी नहीं लेता है तो उसको उस छुट्टी के पैसे मिलते हैं, जिसको कि हम इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कहते हैं। तो जो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव होती है ना, जो लीव सैलरी होती है, उस पे एग्जेम्पशन भी मिलती है और वो सैलरी में इंक्लूड भी होती है। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर जो लीव का जो पैसा है वो काम करते हुए मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो वो पार्टली एग्जेम्प्टेड होगा। मतलब कुछ अमाउंट पे डिडक्शन होगा, कुछ अमाउंट पे डिडक्शन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट आता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, कि इन हमारे एम्प्लॉय के डेथ पे या फिर उसके रिटायरमेंट के बाद जो इकट्ठा पैसा उसे दिया जाता है वो हमारा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी में आता है। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका सारा पैसा एग्जेम्प्टेड होगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एक लिमिट तक ही एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। डिडक्शंस के बारे में हम डिडक्शंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थर्ड पॉइंट आता है पेंशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन जो यूएनओ का एम्प्लॉय होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी जो इनकम होती है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। साथ साथ अगर कोई गैलेंट्री अवार्डी है, ठीक है, मतलब किसी को कोई वीर पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, इस तरीके से कोई पुरस्कार दिया गया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो उसकी जो इनकम होगी वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगी। ठीक है, बाकी पेंशन पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, पेंशन इज लाइक मंथली इनकम जो हमें मिलती है सैलरी के बाद, जॉब के बाद। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर्ड बैलेंस। ट्रांसफर्ड बैलेंस होता है सैलरी में से कुछ अमाउंट कट करके हम अपने प्रोविडेंट फंड को देते हैं। जो प्रोविडेंट फंड का जो हिस्सा जो होता है, जो हमें मिलना होता है, उसको हम ट्रांसफर्ड बैलेंस कहते हैं। वो भी हमारा पार्ट ऑफ सैलरी होता है। अब हम और भी कुछ हमारे सैलरी के टाइप्स होते हैं, जैसे कि कमीशन फॉर रिट्रेंचमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो हमें पैसा मिलता है, दैट इज कमीशन फॉर रिट्रेंचमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन वीआरएस। वीआरएस क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से रिटायरमेंट के टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है तो उसको वीआरएस बोलते हैं और उसके लिए भी पैसा मिलता है। ठीक है, वो भी हमारा सैलरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर एंड परक्विजिट्स। कई बार क्या होता है, जब परक्विजिट्स मिलते हैं ना एम्प्लॉयज को, उस पे एम्प्लॉयर पहले से टैक्स दे देता है, तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉयर ऑलरेडी टैक्स भर चुका है, बट वो सैलरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीस एंड कमीशन। वो भी हमारी सैलरीज होती है। बोनस भी हमारी सैलरी होती है। बोनस होता है ना, जैसे दिवाली बोनस मिल गया, होली बोनस मिल गया, फेस्टिवल पे जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है उसको बोनस कहते हैं। फिर आता है एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? एक स्कीम होती है जिसमें इकट्ठा पैसा टाइम टू टाइम मिलता रहता है एम्प्लॉय को, दैट इज एन्युटी। तो ये सब थे हमारे सैलरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। अब हम पढ़ते हैं हमारी सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इनकम रिसीव्ड एज सैलरी फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी सैलरी मिल रही है तो वो हमारी इनकम हेड सैलरी के अंडर ही आएगी, इनकम हेड सैलरी के अंडर ही कैलकुलेट की जाएगी। फिर हमारा आता है सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम, कि हमारी जो सैलरीज होती है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम एक फ्रीलांसर है जो किसी के लिए भी काम करता है, ठीक है, तो उसकी जो इनकम होगी वो अंडर हेड सैलरी नहीं आएगी।
ठीक है, प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम काम करेंगे तभी हमारी इनकम जो है इनकम एट सैलरी के अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इनकम रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। अगर हमें जो इनकम है एम्प्लॉयर के अलावा किसी से भी मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के मरने के बाद उसके घर वालों को, उसकी लीगल हियर को या विडो को कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। ठीक है, और फिर हमारा पॉइंट आता है कि अगर एम्प्लॉय की विडो को कोई पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब जो है इनकी इनकम जो होती है इनकम अंडर हेड सैलरी इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो होते हैं लेकिन उनके एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी को उसकी जॉब से निकाल नहीं सकती। सुना है कभी किसी एमएलए को जॉब से निकालते? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जनता के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो इनकम होती है अंडर हेड सैलरी इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट, जो फैमिली पेंशन का पैसा होता है वो इनकम फ्रॉम अदर हेड सैलरी में से जाता है, अदर हेड्स में से जाता है, सैलरी में से नहीं जाता है। फिर जो सैलरी की ड्यू डेट होती है उस पर भी एक पॉइंट है। देखो, अगर हमें हमारी सैलरी मंथ के पहली तारीख को मिल रही है, ठीक है, सपोज मेरे को जून की सैलरी 1 जुलाई को मिल रही है तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च से शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हमारी अलाउंसेस पर आने वाली है, उसके लिए भी बने रहिएगा। एंड अगर आपको कोई